Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. Cengage मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की तैयारी हम करवा रहे हैं 11th 12th मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को प्रॉपर्ली कवर करते हुए एक थरो तैयारी ये हो रही है क्योंकि Cengage मैथमेटिक्स का जो पैकेज है ये आपके पूरे सिलेबस को JEE एडवांस लेवल तक कवर करते हुए 5 किताबों के थ्रू कवर करता है। मतलब ये 5 किताबें हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को सीखते हैं, उसकी बारीकियों में जाते हैं, उसके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स उसे और कंसोलिडेट करते हैं, फिर उसकी एक्सरसाइजेज में दिए गए क्वेश्चंस के थ्रू उस चैप्टर को और मजबूत बनाते हैं और यकीनन तौर पर उस चैप्टर के एंड में दिए गए JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करके उस चैप्टर की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करके बाइंड अप करते हैं। और ये सब कुछ हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, कोई हिडन कॉस्ट कहीं भी आपसे नहीं मांगी जाती, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन का कंसेप्ट है ही नहीं। यानी कि हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आज के लेक्चर में जो आपकी ये पैराबोला की एक्सरसाइजेस चल रही हैं, आई होप आप जानते हैं हम थ्योरी कवर कर चुके हैं इस चैप्टर की, बहुत ही अच्छे से हमने की है और अब एक्सरसाइजेस के थ्रू इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू उन सारे कंसेप्ट्स को जो हमने पढ़ लिए हैं हम रिवाइज कर रहे हैं और उन्हें रिविजिट करके मजबूत कर रहे हैं। आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। इन सारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको उसके लिए हमारी टीम से कांटेक्ट करना होगा। गेट नोट्स एक लिंक आपको दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन निकल कर आता है वो क्या होता है भाई, देखो जरा ध्यान से। वो पूछ रहा है द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो सर एक सर्कल का सेंटर पूछा जा रहा है, एक सर्कल का सेंटर पूछा जा रहा है। किस खास तरह का सर्कल जो कि इस पैराबोला को 1,2 पर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है। चलो मैं थोड़ा सा आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कह क्या रहा है। ये ऑफ कोर्स आपका क्या रहा होगा सर, ये मान लेते हैं आपका वाई एक्सिस है ना, और सर लेट्स से ये यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस है। आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर थॉट, कोई परेशानी तो नहीं। अब सर आप सोचो अगर आपका पैराबोला है तो कैन आई से कि वो पैराबोला कुछ ऐसा सा जा रहा होगा। बस एक रैंडम सा पैराबोला हमने बना लिया है। अब आपके पास कहीं ना कहीं एक पॉइंट है 1,2, लेट्स से वो 1,2 जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। बस मान लेता हूँ कि 1,2 पॉइंट यहाँ पर है। अगर इस पैराबोला को कोई सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑर्थोगोनली मतलब क्या, मतलब आप बात समझने की कोशिश करना। अगर मैं 1,2 पर एक टेंजेंट बनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट एट 1,2, तो बड़ा बेसिक सा थॉट ये निकल कर आ रहा है सर कि उस टेंजेंट की खास बात क्या होगी। उस टेंजेंट की खास बात ये होगी अगर यहां पर कोई ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारा जो सर्कल होगा जो कि इस पैराबोला को इस पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है भाई, ये आपका पॉइंट है 1,2 है ना, इसे मैं कह लेता हूं आपके लिए क्या 1,2। इस पॉइंट पर अगर कोई सर्कल इसे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो बड़ा आसान सा पॉइंट निकल कर आता है कि सर उस सर्कल की 1,2 पर ड्रॉ की गई टेंजेंट, उस सर्कल की 1,2 पर ड्रॉ की गई टेंजेंट इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं। मैं एक बेसिक सा आइडिया लेकर आपको बताता हूं। आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल। बेसिकली वो जो भी हम सर्कल लेंगे उस सर्कल की 1,2 पर ड्रॉ की गई टेंजेंट, उस सर्कल की 1,2 पर ड्रॉ की गई टेंजेंट क्या होनी चाहिए सर, वो होनी चाहिए परपेंडिकुलर। वो होनी चाहिए परपेंडिकुलर किस पर, इस टेंजेंट पर। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस बात में ही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन छुपा है अगर आपने ठीक से इस बात को सुना तो। हमने क्या किया, हमने पैराबोला, कौन सा पैराबोला सर, y² = 4x। हमने पैराबोला y² = 4x की 1,2 पर टेंजेंट ड्रॉ की। अब मैं एक ऐसे सर्कल की तलाश में हूं, दो सर्कल के सेंटर की उस बारे में बात करेंगे, पर मैं अभी फिलहाल एक ऐसे सर्कल की तलाश में हूं, एक ऐसे सर्कल की तलाश में हूं सर जिसकी 1,2 पर ड्रॉ की गई टेंजेंट इस 1,2 पर पैराबोला पर ड्रॉ की गई टेंजेंट पर क्या हो, परपेंडिकुलर। अब सारी बातें छोड़िए, अब आप मुझे बस एक छोटी सी पॉइंट का जवाब दीजिए कि सर अगर इस सर्कल पर 1,2 पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है उस पर कोई और स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब इस सर्कल की टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, इस सर्कल की टेंजेंट पर परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं होगा क्या इस सर्कल का नॉर्मल। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और सर एक छोटी सी बात का आप मुझे जवाब दे दीजिए, इस सर्कल का नॉर्मल अगर वो है
तो क्या मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इस सर्कल का जो नॉर्मल है वो हमेशा इस सर्कल के सेंटर से पास होगा? आप इस बात को सुन के समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आप बहुत ध्यान से सुनिए, एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। सर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन जब तक इस पॉइंट पर बात करती रहेगी कि ये लाइन एक ऐसे सर्कल का सेंटर आपको देती रहेगी, यानी उस सर्कल का सेंटर अगर इस लाइन पर लाई करता रहेगा तो क्लियरली ये लाइन उस सर्कल पर नॉर्मल की तरह बिहेव करती रहेगी। अलॉन्ग विद दैट, जब तक वो सर्कल 1,2 से पास होता रहेगा अनहेजिटेटिंगली, ये जो लाइन है, ये लाइन हमेशा इस सर्कल पर परपेंडिकुलर नॉर्मल की तरह बिहेव करती रहेगी। और अगर ये लाइन उस सर्कल पर नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है तो ये लाइन इस पैराबोला की टेंजेंट है। तो सर्कल का नॉर्मल अगर इसका टेंजेंट बन जा रहा है 1,2 पर, मतलब क्या? मतलब ये ऑर्थोगोनल है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स टेक अनदर सर्कल। मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ। जैसे मान लो हमने एक और सर्कल बनाया यहाँ, है ना। मैं एक और सर्कल बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत प्रॉपरली मैं नहीं दिखा पाऊंगा चीजें, बट प्लीज इसे समझने की कोशिश करना। अब इस सर्कल को आप प्लीज ध्यान से देखो। इस सर्कल की खास बात क्या है? पहली बात तो सर ये भी सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो कि इस पैराबोला को 1,2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमें उसे ऑर्थोगोनली कहां पर इंटरसेक्ट करवाना है? 1,2 पर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। दूसरी बात आप खुद नोटिस करो सर, इस सर्कल की जो टेंजेंट है 1,2 पर, वो इस पैराबोला की जो टेंजेंट है 1,2 पर, उस पर परपेंडिकुलर है। तो आप मेरा बड़ा बेसिक सा आसान सा पॉइंट समझ पा रहे हो सर। वो सारे सर्कल जो कि इस पैराबोला पर 1,2 पर ऑर्थोगोनल होंगे, उन सब की एक खास बात ये होगी कि उनका सेंटर इस 1,2 पर ड्रॉ की गई टेंजेंट, इस पैराबोला के पॉइंट 1,2 पर ड्रॉ की गई टेंजेंट पर लाई करेगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर सुनने में आ गया होगा जो अभी मैंने कह दिया। अगर इससे बात आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखकर समझने की कोशिश करते हैं। वो पूछ रहा था लोकस ऑफ द सेंटर। सेंटर किसका? सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो कि कट करता है किसे? आपके पैराबोला को। कैसे? ऑर्थोगोनली। कहां पर? 1,2 पर। तो सर बड़ी आसान सी बात है, अगर 1,2 पर कोई सर्कल इस पैराबोला को ऑर्थोगोनली कट करता है तो क्लियर सी बात है सर, इस पैराबोला के पॉइंट 1,2 पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, उस टेंजेंट पर कोई भी पॉइंट चुन लीजिए और सर्कल ड्रॉ कर लीजिए जो 1,2 से पास होता हो, वो डेफिनेटली आपका सर्कल होगा जो इस पैराबोला पर ऑर्थोगोनल होगा। क्या ये मैकेनिज्म आप समझ पा रहे हो? क्या ये थॉट प्रोसेस आपको डाइजेस्ट हो रही है? और अगर ये बात समझ आई तो मुझे बस ये बताना है, इस सर्कल का लोकस, इस सर्कल के सेंटर का लोकस, और इस सर्कल के सेंटर का लोकस कुछ नहीं है सर, वो है आपके इस पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन एट दिस पॉइंट 1,2। क्वेश्चन वापस बॉयल डाउन होता है इस आसान से फैक्ट पर कि आपको उसने इनडायरेक्टली पूछा कि आप इस पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन ड्रॉ करिए 1,2 पर। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पर इस बात तक आने के लिए आपको ये बात तो पता होनी चाहिए, वरना आप तो घूम जाएंगे ना इस क्वेश्चन में। बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ तो एक क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बहुत आसानी से आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, दैट इज नथिंग बट टेंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व एट पॉइंट 1,2। और मेरा यकीन करिए आपको कुछ नहीं सोचने की जरूरत है सर। पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन तो मैं t = 0 से ही लिख सकता हूँ, याद है क्या? t = 0 किसके लिए सर? कर्व y² - 4x = 0 के लिए। किस पॉइंट पर सर? पॉइंट 1,2 पर। क्या आपको लिखते आता है सर? बहुत आसान सा तरीका होता है, कोई बहुत विशेष बड़ी बात नहीं होती। आप y² को रिप्लेस करेंगे y1 से, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स y। सुन रहे हैं आप लोग? यहाँ पर आप रिप्लेस करेंगे -4, x को आप रिप्लेस करेंगे x + x1/2, तो x + x1/2। आई होप ये बात आप समझ गए। इज इक्वल टू ऑफ कोर्स कितना? 0। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो देखो मुझे क्या आंसर दिखाई देगा, ध्यान से दिखेगा सर। ये तो 2y तय है, ये 2 से ये 2, -4 कितना? -2। ये -2 और ये 2 बाहर आया, कैंसिल हुआ, तो ये बचता है y माइनस कितना? x - 1 = 0। क्या ऐसी कोई इक्वेशन मुझे मिल रही है? क्या ऐसी कोई इक्वेशन मिल रही है? अच्छा, वो बाय द वे क्या पूछ रहा है? द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो किस पॉइंट से पास होता है? तो बोल रहा है जो आपके इस सर्कल के, या रादर ये जो सारे सर्कल्स हैं, इनका जो सेंटर है वो ऑफ कोर्स आपके इस लाइन पर लाई करेगा।
अब वो आपको पॉइंट्स दे रहा है, अब वो आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, अलग अलग पॉइंट्स, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कोई बहुत प्रॉब्लमैटिक बात तो नहीं है। वो आपसे पूछ रहा है कि जो आपका लोकस है, यानी आपकी ये स्ट्रेट लाइन, ये इनमें से किस पॉइंट पर, मतलब किस पॉइंट ने इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई किया है, आपसे वो ये पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है ये जो पॉइंट है जो कि ऑफ कोर्स इसके लोकस पर लाई करता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि इसके लोकस यानी इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है भाई। अब अगर मैं चीज़ें समझना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, ध्यान से देखिए भाई। मैं कहूँगा सर बड़ी सिंपल सी बात कि सर एक काम करते हैं, ऑप्शन ए चेक करते हैं, और ऑफ कोर्स हमारे सिंगल करेक्ट ऑप्शन से तो एक एक करके सारे ऑप्शंस ट्राई करेंगे, जहां आंसर आ जाएगा वहां रुक जाएंगे। 3,4 ट्राई किया तो x की जगह रखा 3, y की जगह रखा 4, 4 - 3 1, 1 - 1 0, LHS RHS के इक्वल, यानी सर ऑप्शन ए ने आपके क्वेश्चन में दिए गए लोकस की इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। और अगर इसने किया तो ये वो पॉइंट है 3,4 जो कि आपके इन सारे सर्कल्स के सेंटर की जो लोकस है उस पर लाई करता है, यानी वन ऑफ द सेंटर्स इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 3,4। मेरा यकीन करिए इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हो सकते थे, पर इस तरीके में बुराई क्या है, इस तरीके में कौन सी परेशानी। आप मान लेते एक h कॉमा के सेंटर का कोऑर्डिनेट, फिर सर्कल की इक्वेशन h कॉमा के और 1,2 से निकाल लेते, और फिर इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते 1,2, उससे स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देते क्योंकि ऑर्थोगोनल है, और वहां से भी h और k में जो रिलेशन आता वो यही लाइन आती, वो यही लाइन आती, और फिर वापस आप ये सोच पा रहे होते। वो यकीनन तौर पर वाजिब सही तरीका होता, पर मैं कह रहा हूँ इस तरीके में भी तो कोई बुराई नहीं है। सबसे ज़रूरी बात, क्या ये लर्निंग, क्या ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अगर ये सारी बातें आप याद रखेंगे तो क्या हम मूव करें आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है पढ़िए जरा इसे। अब इस क्वेश्चन में क्या सोचना है सर, देखो PSQ एक फोकल कॉर्ड है, अगर वो एक फोकल कॉर्ड है इस पैराबोला की, तो आपको एक बड़ा बेसिक सा पॉइंट पता होगा कि सर मान लो ये आपका पैराबोला है और इस पैराबोला की लेट्स से एक फोकल कॉर्ड है। आई होप वी ऑल रिमेंबर सर, फोकल कॉर्ड को लेकर एक ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड सा है। फोकल कॉर्ड को लेकर हम बात जानते हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स ये है आपकी फोकस, ये है आपका पॉइंट P और ये है आपका पॉइंट Q, है ना। तो PSQ अगर ये फोकल कॉर्ड है तो ध्यान से देखना, क्या हम ये बात जानते हैं कि इस फोकल कॉर्ड में अगर ये फोकल सेगमेंट्स हैं आपके PS और PQ, तो हम जानते हैं सर PS फोकल सेगमेंट एक, दूसरा आपका सेमी, याद आया कुछ जो मैं कहना चाह रहा हूं, लेटस रेक्टम, और तीसरा आपका दूसरा सेगमेंट जो कि क्या है SQ। ये तीनों चीजें कौन कौन, PS, सेमी लेटस रेक्टम और SQ, ये तीनों किस में होते हैं। क्या ये प्रॉपर्टी आपको याद है कि हाँ सर ये जो तीनों चीजें ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं। आई होप आप भूले नहीं, यानी कि हम क्या कहेंगे, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, डबल ऑफ द सेमी लेटस रेक्टम। अगर लेटस रेक्टम के हाफ का डबल करना है, मतलब लेटस रेक्टम की लेंथ, तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है जो कि हम पैराबोला के लिए जानते हैं, अगर मैं एक पैराबोला की बात करूं जो कि है अगर मान लो y² = 4ax, तो पैराबोला की लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है 4a, है ना। ये है डबल ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। ये कितनी होती है सर, ये हम बहुत बेसिक सी बात जानते हैं, ये जो पॉइंट है आपका ये किसके इक्वल होता है सर, ये होता है डबल 2 × आई होप आपको ये सारी बातें याद हैं, 2 × व्हाट, 2 × इन दोनों का हार्मोनिक मीन, तो वो क्या आ जाएगा सर, हो जाएगा आपका SP × ऑफ कोर्स SQ अपॉन SP + SQ। क्या ये बात बहुत अच्छे से आपको याद है, जो हमने कई दफ़ा डिस्कस की है बहुत बार डिटेल्ड मैनर में। अगर यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछो, आई विल री क्लैरिफाई। आई होप कोई डाउट या कोई क्वेरी या कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। ये बड़ी सॉर्टेड सी बात जो है आपके सामने लिखी हुई है, इसमें बस इतना देख लो, सेमी लेटस रेक्टम यहाँ पर हमने लिखी है, अगर मैं लिखूँ तो ये आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर 4a/2 मतलब 4a/ एक सेकेंड ना, बस मैं आपको ये लिख दे रहा हूँ। सेमी लेटस रेक्टम क्या, सेमी लेटस रेक्टम मतलब ये लेटस रेक्टम की लेंथ और इसका हाफ। आई एम रियली सॉरी, मैंने वहाँ पर वो से उल्टा किया, मैं फिर से कह देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपकी लेटस रेक्टम का हाफ, तो ये हो गया सेमी लेटस रेक्टम। ये हार्मोनिक मीन है किसका, ये हार्मोनिक मीन है SP और SQ का। तो SP और SQ का हार्मोनिक मीन आप कैसे लिखेंगे, डबल ऑफ SP SQ अपॉन ऑफ SP + SQ। आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस वेरी बेसिक फॉर्मूला, जो हमने पढ़ा है कब, जब हम बात कर रहे थे पैराबोला में फोकल सेगमेंट्स की बात कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि लेटस रेक्टम की आप लेंथ निकाल लीजिए और उसका हाफ कर लीजिए, वो आपके इन फोकल सेगमेंट्स के हार्मोनिक मीन के इक्वल होता है।
भूले तो नहीं है, आई होप ये बात आपको याद है। अब अगर इसी बात पर बात की जाए तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू शायद मैं यहाँ पर कुछ सोच पाऊँ। क्यों सर, इस प्रॉपर्टी से क्यों सोच पाएंगे? क्योंकि देखो आप खुद ध्यान से, शायद हम चीज़ें ढूंढ पा रहे हैं, शायद हम चीज़ें बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं इस क्वेश्चन में बिना ज़्यादा मेहनत किए। ऐसे कैसे? देखो सर, PSQ फोकल कोड होगी। अब अगर इस पैराबोला में मैं कंपेयर करूं तो 4AX, तो आप देख पा रहे हो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ रही है सर? क्लियरली 2 आ रही है, आप सब देख पा रहे हो, नोटिस कर रहे हो भाई। और क्या सर, SP की वैल्यू 6 है, SP की वैल्यू 6 है। तो सर ये तो अब एक आसान सा क्वेश्चन बन गया ना, आपको SP की वैल्यू दे दी है, A की वैल्यू दे दी है, SQ निकालना है। ये यकीनन तौर पर एक आसान क्वेश्चन है, पर तब जब हमें ये प्रॉपर्टी याद रहे, जब हमें प्रॉपर्टी याद रहे कि फोकल कॉर्ड में आपके जो फोकल सेगमेंट्स होते हैं उनका हार्मोनिक मीन आपकी लेटस रेक्टम के हाफ यानी सेमी लेटस रेक्टम के इक्वल होता है। याद रहेगी ये बात, ये आपकी सेमी लेटस रेक्टम, आई होप आप भूले नहीं हो, और ये आपके फोकल सेगमेंट्स का क्या हार्मोनिक मीन, याद रहेगी ये बात। सर अगर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने की बात की जाए तो कैसे सोचेंगे? आई थिंक अब तो चीज़ें आसान हैं। क्यों सर? 4A/2, तो ये कितना हो गया? 2A यानी 2 × 2 कितना? 4 इज इक्वल टू डबल ऑफ SP और SQ में मुझे SP पता है कितना? 6, तो SQ हम निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय व्हाट? SP प्लस SQ, SP कितना है? 6 प्लस SQ। आई थिंक सर इसे सीधे सीधे सोचा जा सकता है बिना ज़्यादा मेहनत किए। सबसे पहला जो काम मेरे दिमाग में आता है वो क्या? देखो भाई, 4 से अगर मैं कैंसिल करूँ तो देखो 2 का 4 2 टाइम्स और 2 का 6 3 टाइम्स। आई होप नो वन इज कंफ्यूज्ड विद दैट पार्ट। अगर 6 प्लस SQ को यहाँ लाए तो ये हो जाता है 6 प्लस SQ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पर अगर देखें तो राइट हैंड साइड पर कितना हो जाता है? 3 टाइम्स SQ। अब अगर SQ उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट किया तो वो कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा 2 टाइम्स SQ। आई होप ये आपको दिख रहा है। और यहाँ पर आप देखें तो 6, और क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है कि SQ की वैल्यू जो 3 आ रही है वो एक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, हैड यू बीन अवेयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और जिसके बेसिस पर आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? सर आप मार्क करेंगे ऑप्शन सी। एक बार अच्छे से देखिए इस पार्ट को, इसमें कहीं पर भी कोई आपत्ति हो तो पूछो, आई विल री-क्लैरिफाई द होल पॉइंट, द होल पार्ट। आई थिंक कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं है, पूरा क्वेश्चन एक अच्छे तरीके से आपको क्लियर है, प्रॉपरली एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, रादर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसके थ्रू नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे रिकॉल या रिकलेक्ट। देखिएगा ध्यान से, ये प्रॉपर्टी याद है भाई, याद रखिएगा, ये क्रूशियल पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। यहां पर वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा, वो कह रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल APB, सर एक एंगल है APB, where PA and PB are the tangents to this parabola, y square is equals to 4AX, समझते हैं, is equally inclined to the coordinate axis। समझते हैं इस बात को, है ना। इस बात को समझने से पहले एक छोटी सी बात समझो भाई। पहले तो आपका पैराबोला उसने बहुत शॉर्टेड से मैनर में आपको वही वाला पैराबोला दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX, तो मैं y एक्सिस मान लेता हूँ और ये मान लेता हूँ x एक्सिस, जिनसे तो किसी भी स्टूडेंट को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब सर आपके पास अगर एक पैराबोला है तो मान लो भाई ये रहा आपका पैराबोला, बहुत अच्छी बात है सर। अब सोच के देखना जो मैं कहने जा रहा हूँ आपसे, है ना, इस बात को समझना। मान लो मैं पॉइंट लेता हूँ, मैं एक तो पहले APB बना लेता हूँ, एक APB एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ जो कि क्लियरली मुझे इस तरीके से मिलती है। APB जब हम बनाना चाहेंगे तो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB, ठीक है, हम बना लेंगे, है ना। ये मैं मान लेता हूँ ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वो एंगल बाइसेक्टर है जिसकी हम तलाश में है ना। ये किसका एंगल बाइसेक्टर है? ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये एंगल APB का है। अब आप खुद सोच के देखना, APB में PA और PB क्या है? सर PA और PB दो टेंजेंट्स हैं, PA एंड PB आर दी टू टेंजेंट्स। शैल आई से कि सर अगर आपने मान लिया होता कि ये आपका पॉइंट है P, लेट्स से, अब मैं थोड़ा सा इसे थोड़ी लिबर्टी लेके प्रॉपर्ली ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, यू ऑल शुड जस्ट स्टे हियर विद मी। जैसे मान लो सर ये है आपका PA और सर मान लो ये हो जाता है आपका PB। थोड़ा सा प्रॉपर्ली इसे बनाना होगा और उसे बनाने के लिए हम एक छोटा सा चेंज करेंगे। क्या? क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा इक्वली ही इंक्लाइन करना है तो मुझे P को थोड़ा और अंदर लेना होगा, है ना। तो मैं P को थोड़ा सा और अंदर ले लेता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मैं बस ड्रॉ प्रॉपर्ली कर लेना चाह रहा हूँ ताकि आपको मैं चीज़ें समझा पाऊँ कि देखो चीज़ें इस तरीके से कुछ ऐसी दिख रही होंगी, है ना। सो इफ आई जस्ट टेक लेट्स से P समवेयर हियर, अगर मैं P को यहाँ कहीं ले लेता हूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखना। मान लो सर ये है आपका पॉइंट P, है ना। P से आपने जब एक टेंजेंट ड्रॉ की तो एक टेंजेंट आपकी ये बनी, और P से जब आपने दूसरी टेंजेंट ड्रॉ की तो वो दूसरी टेंजेंट ये बनी।
आई होप यू ऑल आर एबल टू सी दिस। सर जब आपने पहली टेंजेंट ड्रॉ की तो वो यहाँ पर आपकी मिली इस पैराबोला से पॉइंट बी पर, दूसरी टेंजेंट जब आपने ड्रॉ की तो वो आपके पैराबोला से मिली पॉइंट ए पर। एवरीवन विद मी सो फार? सो सर टेक्निकली आप देखो ध्यान से, आपके पास ये जो एंगल है कौन सा, ए पी बी, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर आपने बनाया। इस एंगल बाइसेक्टर की खास बात यह है कि ये इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। आई होप आप जानते हो अगर कोई भी लाइन इक्वली इंक्लाइंड हो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, मतलब वो कितना डिग्री एंगल बना रही होती है, वो क्लियरली 45 डिग्री एंगल बना रही होती है। ये बात हम सब जानते हैं, ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आप एक छोटी सी बात का जवाब दो, बड़ी बेसिक सी बात का जवाब दो। अगर ये जो ए पी बी का ये एंगल बाइसेक्टर है, ये जो आपकी लाइन है ये अगर एंगल बाइसेक्टर है ए पी बी का, तो शैलाई से ये जो एंगल है कौन सा, इस लाइन के लिए जाने वाला है। लेट्स से मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ एल, तो ए पी एल, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। आई होप ये बात तो बेसिक सी अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि आपका पी एल जो है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, ए पी बी का, तो ये दोनों एंगल सेम होना तय है। क्या इस बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति? ध्यान से देखो इस बात को, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक स्टैंडर्ड सा पैराबोला है जिसमें ये चीज आपको दी गई है। अब आप थोड़ा सोच के मुझे बस ये बता दो कि आप इनमें से कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे बाय मेकिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। एक छोटा सा पॉइंट, बड़ा बेसिक सा सिंपल सा पॉइंट। अच्छा सारी बातें छोड़ो, एक बात बताओ सर, अगर मैं इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लूं, अगर मैं इस a पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स मान लूं, जो कि हम मान सकते हैं क्या, लेट्स से at1, आई एम रियली सॉरी, at1 स्क्वायर कॉमा 2at1, और इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मान लो लेट्स से ए t2 स्क्वायर कॉमा 2at2। आप सारी बातें छोड़ो, क्या आपको pb क्या दिख रही है? सर pb इज टेक्निकली नथिंग बट द टेंजेंट टू दिस पैराबोला एट पॉइंट बी। बिल्कुल सही बात है, pb जो है आपकी वो क्या है, वो टेंजेंट है इस पैराबोला की पॉइंट बी पर। और pa क्या है सर, pa भी आपकी इस पैराबोला की टेंजेंट है कौन से पॉइंट a पर। कौन सा पैराबोला सर, पैराबोला है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या आपको याद है ये बात जो हमने बहुत डिटेल्ड मैनर में डिस्कस की है कि सर अगर मैं एक पैराबोला की बात करूं तो हमारे पास पैराबोला जो होता है उसकी टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वो होती है mx प्लस a/m। ये इसी पैराबोला के लिए मैं बात कर रहा हूं, और हम यहाँ पर हमेशा से सीखते हुए आए हैं, हर बार डिस्कस करते हुए आए हैं सर कि आपका जो m और t में रिलेशन होता है वो होता है m इज इक्वल टू 1/t। आई होप आप ये बात नहीं भूले हो। इस बात के थ्रू मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं सर, अगर m इज इक्वल टू 1/t होता है, मतलब अगर इस पैराबोला के किसी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की स्लोप 1/t होती है, m क्या होती है स्लोप, तो क्या मैं इस pa लाइन की और pb लाइन की स्लोप बता सकता हूं? बहुत आराम से। अगर मैं आपसे पूछूं लाइन pa की स्लोप, तो आप क्या कहोगे? लाइन pa की स्लोप की अगर आप बात करते हो तो सर लाइन pa की जो स्लोप होगी वो हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग, इसका पैरामेट्रिक वर्जन क्या है सर, यहाँ पर t1 है तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/t1। आई होप एवरीवन इज एग्रीइंग विद दैट। सिमिलरली लाइन pb की अगर मैं स्लोप पूछूं तो वो भी तो टेंजेंट है, वो भी तो एक टेंजेंट है इस b पॉइंट पर, इस पैराबोला की, जिसका पैरामेट्रिक वर्जन क्या है, t2। तो यहाँ पर t2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/t2। आई होप सारे स्टूडेंट्स ये बात समझ पा रहे हैं। बस इसी के जरिए मैं एक और छोटे से ऑब्जर्वेशन पर जाना चाह रहा हूं। अब सिंपल सी बात सोचो, एक लाइन थी PL, उससे अगर मैं थीटा डिग्री ऊपर गया, आप सुनिएगा ध्यान से, एक लाइन थी PL, उससे अगर थीटा डिग्री ऊपर गया, उससे अगर मैंने थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या मुझे PA मिल गई? तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, PL का जो इंक्लिनेशन है उसमें थीटा ऐड किया तो PA का इंक्लिनेशन मिल जाएगा। आप सुन रहे हो क्या? तो ये जो इंक्लिनेशन होगा ये कितना होगा सर, ये क्लियर सी बात है, ये जो इंक्लिनेशन होगा ये होगा 45 प्लस थीटा। आई होप आप बात समझ पाए। सिमिलरली PB का इंक्लिनेशन अगर मैं ढूंढूं तो वो कितना होगा सर, वो होगा 45 माइनस थीटा, क्योंकि आप नीचे गए, आपने उसे उल्टा घुमाया। कोई कंफ्यूजिंग सी बात तो नहीं है भाई? तो अगर मैं आपसे पूछूं PA का इंक्लिनेशन कितना है, तो आप कहोगे सर PA का जो इंक्लिनेशन होगा, PA का जो इंक्लिनेशन होगा वो होगा 45 प्लस थीटा। अब एक बात बताओ, अगर मुझे PA लाइन का पॉजिटिव एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन पता है तो क्या मैं PA लाइन की स्लोप नहीं बता सकता? ये एक दूसरा तरीका हुआ, ये तरीका हम जानते ही हैं। सिमिलरली अगर मैं PB लाइन की बात करूं तो 45 से थीटा उल्टी डायरेक्शन में है, तो मैं बोलूंगा उसका जो इंक्लिनेशन होगा वो होगा 45 माइनस थीटा, या फिर अगर मैं PB लाइन की स्लोप पूछूं तो वो होगी 10 ऑफ द एंगल व्हिच दिस लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, which eventually happens to be equal to what? Equal to 1/t2। क्या ये दोनों पॉइंट्स आप सभी को समझ आए? अब आप क्या करना चाह रहे हो सर? मेरे ख्याल से मैं शायद यहाँ से कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकता हूँ।
कोशिश की जा सकती है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ से कुछ कंक्लूजन डिराइव करूँ तो क्या आपको 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला पता है? आई थिंक हम सब जानते हैं 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, और वहाँ से मैं आसानी से बड़ी सिंपल सी बात कह सकता हूँ कि सर 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ और यहाँ सोचा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट से कंक्लूजन हम डिराइव कर सकते हैं। आई होप आप मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। तो यहाँ से कुछ चीज़ें सोचने की कोशिश करते हैं। देखो 1045 प्लस थीटा कितना होगा, मैं यही लिख दे रहा हूँ, आपत्ति तो नहीं है किसी स्टूडेंट को। वो लिखेंगे सर आप 1045 प्लस थीटा, अब 1045 कितना होता है सर 1, तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, बस ध्यान से देखना। इसे मैं क्या लिख रहा हूँ 10a प्लस 10b, तो 1045 कितना 1 प्लस 10b विच इज कितना 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो वो हो जाएगा 1045 इंटू 10 थीटा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? 10a माइनस b कितना होता है सर? वो होता है 10a माइनस 10b, तो हो जाएगा 1 माइनस कितना 10 थीटा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b, तो कितना हो जाएगा 1045 इंटू 10 थीटा, यानी 1 इंटू 10 थीटा। अब आप एक छोटी सी बात को ऑब्जर्व करिए, एक जरूरी से क्रूशियल से ऑब्जर्वेशन को देखिए जिससे शायद ये क्वेश्चन खत्म हो जाए। ऐसा क्यों कह रहे हो सर आप प्लीज इस बात को समझो भाई। आप T1 और T2 को देखो ध्यान से। सर आपने जब पूछा 1/T1 तो वो कुछ ऐसा था, जब आपने पूछा 1/T2 तो वो कुछ ऐसा सा था। क्या आप कुछ ऑब्जर्व, कुछ नोटिस, कुछ देख पा रहे हो? मेरा बस आपसे कहना है जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं 1/T2 यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो उसका जो रेसिप्रोकल है वही 1/T1 है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? बड़ी बेसिक सी, बड़ी सिंपल सी बात, बिना किसी आपत्ति, बिना किसी परेशानी के। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड करूंगा सर? यहाँ से शायद मैं कुछ कह पाऊंगा 1/T1 और 1/T2 के बारे में, जो जस्ट अभी आपसे मैंने कहकर समझाने की कोशिश की, जिससे सीधे सीधे आप क्या लिखोगे भाई? सर बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। जैसे मान लो अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं क्या कहूँगा, 1/T1 है ना, इसकी वैल्यू है, तो इसका उल्टा कर दो तो वो T1 हो जाएगा, और इसका जो उल्टा किया है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो आप टेक्निकली क्या कहना चाह रहे हो कि सर 1/T2 जो है वो किसके इक्वल है? T1 के। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो? तो यहाँ से आप क्या कहोगे सर? यहाँ से मैं कहूँगा कि सर T1 और T2 का प्रोडक्ट कितना है? सर T1 और T2 का प्रोडक्ट 1 है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, T1 और T2 का प्रोडक्ट अगर 1 है तो आप किस ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे इस कंक्लूजन के साथ? अब ये बात निकल कर आती है। आई होप आप देख पा रहे हो, जब T1 और T2 का प्रोडक्ट 1 होता है तो हम क्या कहेंगे? सोच के देखो भाई। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो। वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो पॉइंट पी के बारे में पूछ रहा है, वो इस पॉइंट पी के बारे में पूछ रहा है। क्या आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है कि सर अगर मुझसे कोई पॉइंट पी के बारे में पूछे, पॉइंट पी क्या है सर? पॉइंट पी आपकी दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। याद करो स्टूडेंट्स, अगर आपका ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, आपके पास पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2, और आपने क्या किया सर? आपने इन दोनों पॉइंट्स पर इस पैराबोला पर टेंजेंट ड्रॉ की। तो इन दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स में बहुत आराम से बता सकता हूँ। याद करो, इन दोनों के एब्सिसा का ज्योमेट्रिक मीन याद आया तो सर वो हुआ करता था A टाइम्स T1 डॉट T2, और उसका ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट क्या होता है सर? वो होता है इनका अरिथमेटिक मीन, जो कि हो जाएगा आपका A टाइम्स T1 प्लस T2। आई होप आप ये सारी बातें नहीं भूले हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हो सर? इसको फायदा क्या हो रहा है डिस्कस करने से? इसको डिस्कस करने से फायदा जो हो रहा है वो आपको पता नहीं क्यों नहीं रहा है, पर आप सोच के देखो। आपने क्या निकाला सर? आपने कंक्लूड किया कि T1 डॉट T2 कितना है? तो T1 डॉट T2 है 1। जब कोई कहे T1 डॉट T2 है 1 तो T1 डॉट T2 यहाँ रख सकता हूँ क्या 1? तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के y कोऑर्डिनेट के बारे में भी मैं ज़्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, पर क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ सर कि जिसका x कोऑर्डिनेट होगा वो फिक्स हो गया a? अब आप सोच के देखो, आपका जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट हो गया है फिक्स। अगर पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हो गया है फिक्स जो कि है a, तो शैल आई से ये x इज इक्वल टू a स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। मतलब आपका जो पॉइंट P है x इज इक्वल टू a मतलब क्या? y एक्सिस के पैरेलल और x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन है जो कि क्या है? x इज इक्वल टू a। और अगर मैं पैराबोला के कॉन्टेक्स्ट से आपको समझाना चाहूँ तो x इज इक्वल टू a क्या होता है सर? x इज इक्वल टू a कुछ नहीं होता, आपके फोकस से पास होने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप कहते हैं लेटस रेक्टम। मतलब कुछ क्लिक हुआ क्या भाई? क्लिक ये ज़रूर हो जाना चाहिए कि आपका जो पॉइंट P है, आपका जो पॉइंट P है वो कहाँ मूव करेगा? वो आपका लाई करेगा लेटस रेक्टम पर। जब आपका पॉइंट P लेटस रेक्टम पर लाई करेगा, जब आपका P लेटस रेक्टम पर लाई करेगा तो उससे जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे
उससे जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो यकीनन तौर पर आपका इक्वल इंक्लिनेशन रखेगा दोनों एक्सिस के साथ। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हो रही है बात। तो फाइनली मैं पी के बारे में क्या ओपिनियन रखता हूँ, मेरा जो ओपिनियन है, टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला नहीं सर, वाई एक्सिस नहीं है वो। वाई एक्सिस होता तो उसकी आंसर क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू 0, ये तो नहीं आया। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला नहीं सर, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है सर, डायरेक्ट्रिक्स तो होती है आपकी एक्स इज इक्वल टू माइनस है, ये भी नहीं आया, ऑप्शन बी भी गलत है। सर्कल विद सेंटर, से सर्कल कहां से आ गया, आपकी तो स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, तो सर्कल का तो सवाल ही नहीं उठता है। ऑप्शन डी, द लाइन ऑफ द लेटस रैक्टम, यस दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी गॉट। हमें क्या मिला था, लेटस रैक्टम की लाइन, अगर आपने भी नोटिस किया हो तो ये क्लियरली हमें क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू 2, जहां से आप देख पाए कि ये कौन सी लाइन थी, लेटस रैक्टम की स्ट्रेट लाइन। सारे क्वेश्चन समझ आए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एक अच्छी क्लैरिटी आपकी डेवलप हो रही है। क्या आप नोट्स बना रहे हो, जो कंसेप्ट्स हम रिकॉल कर रहे हैं, जो सारी बातें हमने पढ़ी हैं उन्हें रिविजिट कर पा रहे हो, दिमाग में क्लिक हो रही है चीज़ें कि हाँ सर ये ऐसे सोचा था, ऐसे ऐसे करना होता है। आई होप ये सारी बातें आपको याद आ रही हैं जो हमने डिटेल्ड मैनर में पढ़ी हैं इस चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ते वक्त। और देखो आप कैसे अलग अलग कंसेप्ट मर्ज होकर यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे सब यूज़ हो गया, वहाँ पे आपके हर एक अलग अलग तरीके की चीज़ हो रही, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट मर्ज होके मिंगल होके पूछे जा रहे हैं। और यही काम ये एग्जामिनेशन करता है, IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड। ये बहुत बेसिक से सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता जो आपके बोर्ड्स में आते हैं। यहाँ पर अच्छे, बहुत शानदार डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनसे आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चेक होती है कि आपने चीज़ों को कितनी बारीकी में पढ़ा है, आपने चीज़ों को कितने अच्छे से पढ़ा है। और बस इसे चेक करने के उनके पास उनके अपने स्मार्ट तरीके हैं। वो क्या, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट डाल देना और उनको मिलाकर एक अच्छा क्वेश्चन बनाकर पूछना। मान लो उस क्वेश्चन में 5 कंसेप्ट भी यूज हुए तो 4 आपको पता है, एक नहीं पता है, तो 4 से काफ़ी हद तक तो उसे सॉल्व कर लोगे, पर आंसर लाने के लिए वो एक भी पता होना चाहिए, और बस वहीं पे आप गड़बड़ कर देंगे। और यही डिटेल्ड तैयारी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो पैकेज है सिंगेज मैथमेटिक्स का, ये ऐसे ही आपकी कॉम्प्रहेंसिव थरो तैयारी करवाता है, क्योंकि इसमें 5 किताबें हैं। ये 5 किताबें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपकी एक थरो तैयारी करवाती हैं, एक बहुत अच्छी मजबूत तैयारी करवाती हैं। और बेशक इसके थ्रू आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं हर एक चैप्टर की। ये पूरा 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करवाते हुए आपको JEE एडवांस लेवल तक लेकर जाती हैं। हम भी वैसे ही हर कंसेप्ट के हर चैप्टर को पढ़ते हैं, मतलब हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ हम उसके इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स करते हैं। फिर चैप्टर के एंड में दिए गए एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन से फिर उन कंसेप्ट्स को रिकॉल करते हैं ताकि कहीं से कोई भी कसर बाकी ना रहे। और फिर उसके ऊपर ऑफ कोर्स हम JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं उस चैप्टर के। मेरे ख्याल से कोई भी कसर हम नहीं छोड़ रहे हैं आपकी तैयारी में। आपको महज इतना सा करना है कि नोट्स बनाने हैं, इन्हें रिवाइज करना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। वही एक तरीका है इस एग्जाम को क्रैक करने का। हमारी बस गुजारिश है कि चूंकि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, आई होप आप जानते हैं हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, कभी भी ऐसा ट्रायल वर्जन और पेड वर्जन वाला कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले। तो हम यकीनन तौर पर आपको एक अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इसे और लोगों से शेयर करें, और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इससे बेनिफिट लें और इस प्रोग्राम से अपनी पढ़ाई को फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन में अचीव एक्सेस या कंटिन्यू कर पाएं। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाय द वे उसी डिस्क्रिप्शन में आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक भी मिल जाएगा जो कि होगा सिंगेज मैथमेटिक्स और IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। वहाँ पर क्लिक करोगे तो सारे वीडियोस आपको सिस्टमैटिकली मिल जाएंगे और यही चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स पर भी मिल जाएगी। तो चीज़ें बहुत सिस्टमैटिकली रखी जा रही हैं। आप सिंक में रहिए, इस प्लेलिस्ट को सेव करके रखिए ताकि आपका बैकलॉग क्रिएट ना हो और आप हमेशा अपडेटेड या नोटिफाइड या इन्फॉर्म्ड रहें। आई थिंक इसके अलावा भी कोई क्वेरी या कंसर्न हो तो कमेंट में लिखिएगा, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे अगर क्वेरी रिलेवेंट रही तो इसी के साथ शायद आज का लेक्चर अब यहीं कल्मिनेट करेंगे। स्टूडेंट्स ख्याल रखिए अपना। वी आर कल्मिनेटिंग दिस हियर। थैंक यू सो मच।